दोस्तों मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही प्यारी और शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, जो लड़ सकते हैं खुद से, यानी कि जो इंसान अपने साथ अपने आप से ही लड़ सकते हैं। देखिए इंसान ना कभी भी अपने आप में कमी नहीं देखना चाहता है, हमेशा उसको लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, चाहे उसके अंदर कितने भी कमी क्यों ना हो। एक साइड में देखा जाए तो ये बात अच्छी भी है कि अपने अंदर जो है इंसान को कभी ज्यादा चीजें नेगेटिव नहीं देखनी चाहिए, पर लेकिन जो चीजें नेगेटिव हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि चीजें नेगेटिव हैं, आप लोगों से फीडबैक लेने के बाद में आप लोगों को लगता है ये कमियां हैं जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप लोगों को उनको इंप्रूव भी करना चाहिए। ये भी इतना ही सत्य है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये सीधी सीधी बात यहाँ पर ये बोलिए कि जो इंसान आज की डेट में खुद से लड़ सकता है उनसे कौन लड़ पाएगा, यानी कि उस इंसान से कोई नहीं लड़ सकता है। और खुद पर पाले जो विजय, यानी कि जिसने अपने आप पर विजय पाली, वो नहीं कहते कि अपने मन पर अगर आप लोगों ने एक बार विजय पाली तो आप लोगों ने समझिए इस दुनिया पर विजय पाली, उन्हें जमाना क्या हराएगा। इसका रीजन ये है कि इंसान जो है हर 24 घंटे में अगर बात करें एक एक मिनट के एक एक सेकंड के अंदर भी अपने आप से लड़ता है। सुबह को जिस दिन जब स्टार्ट होता है दिन, तो आप लोगों ने देखा होगा दिन की स्टार्ट होते ही तुरंत अलार्म बजते ही हम अपने आप से लड़ने स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं सोना है, दिमाग बोलता है उठ जा, और शरीर बोलता है सो जा। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर पढ़ना है, दिमाग बोलता है पढ़ ले एक बार को, फिर बोलता है कि छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे। ऐसी ऐसी आप लोगों की रस्साकसी चलती रहती है हमेशा। जब जब आप लोगों के माइंड में दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में लड़ती रहती है, तो ये समझिएगा आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकने वाली जो चीज है उसको आप लोगों को हराना है। उस टाइम पर आप लोगों का जो सही चीजें आप लोगों को बेसिकली होने कहते कि हाँ ये सही चीजें आप लोगों को अडेप्ट करनी चाहिए। अगर वो चीजें आप लोग अडेप्ट करेंगे तो आप लोग अपनी ये जो आदत है जो लड़ने वाली, और दो दो चीजें जो आप लोगों के सामने आती है, ये करना है ये नहीं करना, ऐसा कर लेते हैं ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, वो वाली आप लोगों की कम होती चली जाएगी। और इसी को कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन, आदत बनाना। और ये आदत बड़ी ही जल्दी बन जाती है अगर आप लोगों के अंदर डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, तो ये आदत चुटकियों में आप लोगों को बनती नजर आएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर काफी लंबा समय लग जाता है और ये आदतें नहीं बनती हैं। तो आप लोग खुद से देखना है कैसे आदत डेवलप करनी है, बस अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में लेकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। लेक्चर स्टार्ट करेंगे शॉर्ट न्यूज के साथ में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक एक कर देखेंगे और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। देखिए थोड़ा सा आज जो शेड्यूल था वो थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से आप लोगों का जो क्विज है वो मैं नहीं लगा पाया। बाहर थोड़ा जाना पड़ा था कुछ रीजन की वजह से, तो इसकी वजह से वो क्विज नहीं लगा, और इसी के चलते आज जो है वीडियो में आप लोग क्विज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग की जो वीडियो रहने वाली है वो भी थोड़ी सी लेंथ आप लोगों को इसकी थोड़ी कम देखने को मिलेगी, पर लेकिन जो भी न्यूज करूंगा वो न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होगी। सुनकर अगर आप लोगों को मजा ना आए तो बताना, ठीक है, मजा ना आए तो पैसे वापस, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है इंपॉर्टेंट न्यूज में, ये बात की गई यहाँ पर अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो अगर बात करें तो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उनके बारे में बात की जा रही है। देखिए अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर रिजर्वेशन जो था मराठा कम्युनिटी को वो हटा दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन होता है उसमें लग नहीं रहा है कि मराठा को ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसके चलते वो रिजर्वेशन अभी हटा दिया गया। तो वो जो रिजर्वेशन जब हटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसमें कई सारी बातें यहां पर सामने निकल कर आई। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था कि आज की डेट में अगर बात करें कि सोशल और एजुकेशनली जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो यहां पर सेंटर लिस्ट के अंदर है। 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को पहली लिस्ट सेंटर है, दूसरी लिस्ट स्टेट है और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंटर लिस्ट के अंदर है यहां पर ये रिजर्वेशन। अगर इस तरीके से बात करें तो आर्टिकल 324A के तहत यहां पर सेंटर डिसाइड करेगा, यानी कि राज्य जो है ना वो बस ओनली रिकमेंडेशन दे सकता है क्या यार ऐसा कुछ होना चाहिए। तो राज्य को बस सजेशन बनाने का एक अधिकार दे रखा है, पर लेकिन जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में। और जब प्रेसिडेंट के हाथ में पावर बोली तो इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो प्रेसिडेंट जो है वो गाइडेड किया जाता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा, जो कि आर्टिकल 338B के तहत बनाया गया था। और फाइनली जो डिटरमाइन करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा कि यहां पर क्या होना है आगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर डिसाइड करेगी अगर किस तरीके चीजें लेकर चलनी है। तो आर्टिकल 342 है यहां पर तो 342 यहां पर पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो यहां पर डिसाइड करे। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर अगर जो रिजर्वेशन मिलेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ठप्पा उसके ऊपर लग जाए मराठा कम्युनिटी के लिए, तो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ठप्पा जो नहीं लगेगा तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लोग जाएंगे यहां पर पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो यहां पर आप लोगों को पता है फंडामेंटल राइट है, तो इसके अंदर आर्टिकल 15 और जो आर्टिकल 16 है उसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर राज्य को पावर होती है कि वो भी रिजर्वेशन दे सकते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया में। तो ऐसा नहीं है, यहां पर अगर राज्य चाहे तो वो रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये जो डिसीजन है इससे राज्य की जो रिजर्वेशन मेकिंग जो पावर है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गया, यानी कि एक तरीके से ये बोला गया
कि यहाँ पर जो डिसीजन आया है वो यहाँ पर ओनली उस टॉपिक पर यानी कि उस मुद्दे पर ओनली जो इंपैक्ट डालेगा, जो मुद्दा यहाँ पर अभी रिसेंटली जो देखने को मिला कि हाँ जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी कि जो सेंटर के अंडर में मुद्दे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। स्टेट के अंदर में जो मुद्दा है, ठीक है, उनमें कोई भी चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। वो जिस तरीके से रिजोल्यूशन बनाते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत, वो उसी तरीके से यहाँ पर अपना पैटर्न चलता रहेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूं। और हाँ, मैं देख रहा था कई सारे बच्चे जो हैं अभी फिलहाल पॉलिटी के लेक्चर देख रहे हैं, कई सारी पुरानी पॉलिटी की वीडियो के नीचे भी कमेंट आ रहे हैं। मैंने बोला था अगर कोई रिवीजन आप लोग किया करो ना जिस भी लेक्चर का, उसके नीचे डन लिख दिया करो, डी या फिर डन, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो ये आप लोग हमेशा कीजिए, ताकि अगर मुझे ये आइडिया रहेगा ना, क्योंकि बहुत सारे अभी फिलहाल फिर से बच्चों के द्वारा रिजर्वेशन बोल रहा हूँ, रिवीजन स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग भी अपना रिवीजन स्टार्ट कीजिए। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं तो फंडामेंटल राइट काफी डिटेल में मैंने पढ़ा रखे हैं, तो फंडामेंटल राइट आप लोग जरूर देखिएगा ढंग से, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को उसके अंदर न रहे। ओके, आप लोगों को चलिए बताना है कौन कौन से फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो ओनली हमारे सिटीजन के लिए अवेलेबल है, वो किसी भी बाहर के सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। क्या संविधान में कोई ऐसा भी आर्टिकल है इमरजेंसी लगने के टाइम पर इस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं? क्या कोई आर्टिकल एक ऐसा है, एक या दो, जो भी है बताइए जरूर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आइए आगे बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है आसाम के बारे में। तो आसाम जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसमें पर्टिकुलर जो ये एरिया है यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये हो गया आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर मिजोरम, और ये हो गया त्रिपुरा, और ये मेघालय। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो क्या बात की जा रही है, यहाँ पर आप लोगों को एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट था वॉर प्लेन, ये 1939 में, यानी कि आप लोगों को पता है यहाँ पर ये उस टाइम की बात है जब अंग्रेजों के कंट्रोल में थी हमारी कंट्री। तो ये बेस्ट बेसिकली यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एरिया था, यहाँ पर वॉर प्लेन का एरिया था, यहाँ पर ये बिल्ड किया गया था कमर्शियल फ्लाइट वगैरह उड़ाने के लिए। तो अभी फिर से यहाँ पर इन चीजों को अच्छे लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर का टाइम पता है आप लोगों को, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब तक हुई थी? अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताओ, ये ऐसे टॉपिक हैं देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इससे आप लोग कम से कम ये पता चल जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है, उसके जो ऑप्शन है उसमें चूज करने में आप लोगों को, उसको डिफरेंशिएट करने में आप लोगों को फायदा मिल जाता है, अगर बड़े बड़े इंसिडेंट जो कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है वो आप लोगों को याद हो। तो यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, ये 1939 से लेके 1945 तक आप लोगों को देखने को मिली। सितंबर में स्टार्ट हुई थी और सितंबर में ही लगभग यहाँ पर ये खत्म हुई थी। तो ये इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। तो उसी टाइम की बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो रुपसी एयरपोर्ट है यहाँ पर नियर जो गौरीपुर है यहाँ पर, तो साउथ एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी में आता था ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, जिसको उड़ान बोला गया नॉर्मल तरीके से। तो ये जो स्कीम है अभी फिलहाल के टाइम पर उड़े देश का आम नागरिक यहाँ पर, तो एक तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। इसका पूरा नाम आप लोगों ने देखा होगा फिलहाल, उड़े देश का आम नागरिक के आगे आप लोगों को देखने को मिलता है आरसीएस, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, यानी कि लोकल एरिया में जो हवाई पट्टी कभी यूज की जाती थी पुराने टाइम पर भी, उनको कनेक्ट कर आगे लेकर चलना है। तो ये स्कीम हमारी कंट्री में लॉन्च की गई थी 2016 में, तो 2017 में लॉन्च की गई थी आई थिंक, चेक करिएगा इसको, 2016 था या फिर 2017 था, मुझे शायद 2017 लग रहा है या 2016, कंफर्म नहीं है मुझे एक्चुअली, ठीक है। जो मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री है यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी के अध्यक्षता में ये आती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक करके बताना 2016 या फिर 2017। तो यहाँ पर आज के डेट में लोकल एरिया को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, और बहुत सारे ऐसे लोकल एरिया है जो ऑलरेडी कनेक्ट किए जा चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें, जो टारगेट रखा गया था लगभग 400-450 के करीब टारगेट रखा गया था, 450 के करीब, और 400 के करीब यहाँ पर इसके अंदर चीजें कनेक्ट की जा चुकी है हमारी कंट्री में। तो और भी आने वाले टाइम में जो चीजों को कनेक्ट किया जाएगा, ताकि और लार्ज स्केल पर यहाँ पर अच्छे लेवल पर हम लोग कनेक्ट कर सकें। जो इंसान आज की डेट में जो रेलवे में, यानी कि एक तरीके से रेल में ट्रेवल कर रहा है, उसको भी मौका मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से ट्रेवल करने का, ठीक है। तो ये एक तरीका है यहाँ पर ये। तो याद रखिएगा सर, रुपसी एयरपोर्ट आप लोगों से पूछा जाए तो कहां पर है, ये है आसाम के अंदर में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये है सूडान से। आप लोगों को मैप देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ये हो गया सूडान, नीचे हो गया, यहां पर ऊपर हो गया सूडान, और ये हो गया साउथ सूडान। सूडान से साउथ सूडान को अलग किया गया था 2011 में, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये हो गया ऊपर सूडान।
अगर बात करें यहाँ पर जो जुबा है इसकी कैपिटल, जो यहाँ पर बात की जाए तो ठीक है, जो साउथ सुडान की, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो न्यूज है ये किसके बारे में है, ये साउथ सुडान के बारे में ही है, ठीक है। तो ऊपर सुडान है, इसका भी थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि 2011 में अलग किया गया था इसको। तो यहाँ पर इनके द्वारा डिसाइड किया गया था 2018 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि असेंबली वगैरह यहाँ पर बनाई जाएगी प्रॉपर वे में पार्लियामेंट के अंदर, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर उसी के चलते अभी क्या किया गया है, जो साउथ सुडान के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है सिल्वा किर, ठीक है। तो इनके द्वारा पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया गया है और न्यू असेंबली यहाँ पर होगी जिसमें 550 के करीब लॉ मेकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेजोरिटी जो 332 है यहाँ पर, ये मिस्टर क्रिक जो कि गवर्न करने यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं अभी फिलहाल इस अकॉर्ड के हिसाब से। तो आप एक चीजें देखने वाली बात यहाँ पर यह कि कौन कौन सी पार्टी यहाँ पर नॉमिनेट होकर आती है। देखिए बिल्कुल ऐसे जब नई नई कोई कंट्री ना आजाद होती है, अपनी कंट्री की अच्छी बात पता है क्या रही, अंग्रेजों के जैसे कंट्रोल में से हम लोग बाहर निकले। ये हमारी कंट्री में अच्छी बात ये रही कि हमारे जो लीडर थे उन्होंने अंग्रेजों को भांप लिया था, तो हमारी कंट्री में एक पॉलिटिकल सिस्टम पहले से स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके चलते जब अंग्रेज छोड़कर गए तो हमारी कंट्री में ज्यादा अफरी तफरी नहीं हुई। बहुत सारी कंट्री आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी जब वहां पर से अंग्रेज निकल करेंगे तो या तो मिलिट्री के रूल में आ गई। इवन पाकिस्तान भी लंबे समय तक आप लोगों को देखने को मिला मिलिट्री के रूल में है, आज तक भी मिलिट्री ही वहां पर रूल चला रही है। बोलते हैं बोलने के लिए रहती है बस, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ये खुद फिलहाल अभी इमरान खान की जो वाइफ है उनके द्वारा बोला गया था कि यहाँ पर मिलिट्री की वजह से जीत कर आ गई है, ठीक है। यानी कि उनकी जो वाइफ है जो फिलहाल पाकिस्तान में नहीं रहती, नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान में रहती तो ऐसी बात बोल नहीं सकते थे तो उनके द्वारा ऐसी बातें बोली गई। तो ये मतलब है कि एक तरीके से हमारी कंट्री में इसलिए चीजें स्टेब्लिश हो पाई। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर जूझ रही है, म्यांमार को आप लोग देख लो, पड़ोसी देश है। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में बात की जा रही है। लोकेशन बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पर है माउंट सिनाबोंग। तो माउंट सिनाबोंग में यहाँ पर ये वोल्केनो है, ये रिसेंटली अभी कई बार इरेप्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी मई के महीने में फिर से इरेप्ट हुआ यहाँ पर ये। तो ये आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो इरेप्शन इसका देखने को मिल रहा है, ये एक काफी लार्ज स्केल पर अभी फिलहाल जो है मैसिव वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फट रहा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से काफी सारी गैस आप लोगों को देखने को मिलती है, तो काफी लार्ज स्केल पर ये इंपैक्ट भी डालता हुआ नजर आता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। लोकेशन मैंने बताई तो इंडोनेशिया में है यहाँ पर ये। तो ये अभी नॉर्थ सुमात्रा जो प्रोविंस है इंडोनेशिया की, वहां पर देखने को ये चीजें मिल रही हैं। ये बेसिकली जो रीजन पड़ता है ये रिंग ऑफ फायर में पड़ता है, और ये रिंग ऑफ फायर कहां पर है ये आप लोगों को पता ही है, पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन है उसकी जो बेल्ट है ये वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आती है, इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये अभी यूपीएससी के द्वारा जब क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर रिंग ऑफ फायर नहीं दिया गया, आप लोग कंफ्यूज आने के लिए उनके द्वारा सरकम पैसिफिक बेल्ट वहां पर बोल दिया गया। तो यहां पर पहले ये जो वोल्केनो था ये फटता नहीं था, काफी लंबे समय बाद यहां पर ये फटना स्टार्ट हुआ है। यानी कि ये नॉर्मली यहां पर जो वोल्केनो भी फट रहा है ये लगभग 400 सालों तक ये बिल्कुल शांति में लेटा हुआ था। यानी कि कोई मतलब नहीं है मुझे क्या कर रहे हो, बस तुमको जो करना है करते रहो। तो ये बिल्कुल एक्टिव नहीं था, बिल्कुल एक तरीके से कुछ तो बोल रहे थे डोरमेंट है, कुछ तो एक्सटेंट तक भी इसको बोलने लगते क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था। देखिए एक्सटेंट वो होता है जो एक बार फटा उसके बाद में नहीं फट रहा है, यानी कि अब वो फटना बंद हो गया बिल्कुल कंप्लीटली। डोरमेंट वो होता है जैसे नहीं मोटे मोटे इस तरीके से मैक्सिमम लोग डोरमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जो उसमें आगे काम करने स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद में फिर जब लगता है कि नहीं चीजें कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है फिर छोड़ के बैठ जाते हैं। तो ये इस तरीके के लोग डोरमेंट की कैटेगरी में आते हैं। पर लेकिन एक्टिव वो होते हैं जो हमेशा लगे रहते हैं, और हमेशा सिलेक्शन जो होता है वो एक्टिव लोगों का ही होता है। तो यहां पर जो रिंग ऑफ फायर है इसमें काफी सारे एक्टिव वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। दुनिया के 75% जो वोल्केनो है आप लोगों को वो आप लोगों को इसी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 90% जो अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आते हैं वो भी रिंग ऑफ फायर में ही देखने को मिलते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर है कहां पर, अगर आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो ये आप लोगों को ये वाला एरिया देखने को मिलेगा यहां से, और यहां से ये वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि पैसिफिक ओशन के जो है उसमें आप लोगों को ये रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है। और अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप लोग देखिए, ठीक है। तो ये है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन का जो ये वाला एरिया है यहाँ पर, ये इस वाले एरिया में आप लोगों को रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा, जहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो भूकंप वगैरह आते हैं और अर्थक्वेक भी यहाँ पर आते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। वोल्केनो के बारे में हल्का सा याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कई बार कि वोल्केनो के बारे में कि हाँ किस तरीके से वोल्केनो होते हैं। तो 3 कैटेगरी में इनको यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। और जो सरकम पैसिफिक बोला ना तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसको रिंग ऑफ फायर भी हम लोगों ने देखा है। ओके, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यहाँ पर बात की जा रही है एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है यहाँ पर ह्यूर्जन हाबरमैन, ठीक है, हाबरमैन। तो ये है बेसिकली जर्मन
प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, एक फिलोसफर है। इनको अभी रिसेंटली यूएई के द्वारा अवार्ड दिया गया जिसका नाम है शेख जायद बुक, ठीक है, अवार्ड। ये यूएई के द्वारा इनके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा दिया जाता है। पर लेकिन अभी जैसी सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा ये जो अवार्ड है वो लेने से मना कर दिया गया, ठीक है, यानी कि ये टर्न डाउन, इनके द्वारा ये इनका प्रपोजल था वो टर्न डाउन कर दिया गया। जर्मनी के अंदर कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, जीनोफोबिया काफी ज्यादा है, इनके बाहर के लोगों से डर, और खासकर अभी जो जर्मन की जो चांसलर है उनके द्वारा ओपन किया गया था, चलिए जो बाहर का लोग आ रहे हैं उसको चलो अलाउ कर देते हैं। पर लेकिन जर्मनी के अंदर कंडीशन काफी ज्यादा खराब होगी, वहां पर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बाहर के लोगों को यहाँ पर अलाउ ना करो, टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है और कई सारी ऐसी बातें उनके द्वारा यहाँ पर बोली गई। तो तब ये कई सारी बातें सामने निकल कर आई, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा। अवार्ड कम से कम पूछा जा सकता है आप लोगों से कि यहाँ पर सैयद जियाद बुक अवार्ड किसका है, तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, जरा सी देर में क्वेश्चन बन जाएगा, रिवीजन अगर करते रहोगे, ठीक है, अब भूलना नहीं, ओके, हाँ बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये है पर्सनैलिटी जिनके द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड जो है ये नहीं लिया गया है, और ये अवार्ड कुछ ऐसा यहाँ पर सिक्का टाइप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में आबू धाबी है यहाँ पर इसकी कैपिटल यूएई की, और करेंसी है जो यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम आप लोगों ने देखा होगा। अगर कोई दोस्त है अगर जाता है कहीं पर बाहर तो पूछेगा उससे कि करेंसी क्या होती है, तो तुरंत कहेगा, कई बार बात करते हुए नजर आता है इतने दिरहम मिल रहे हैं, इतने वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कंट्री यहाँ पर पर्शियन गल्फ हो गया, और ये हो गया कतर, सऊदी अरेबिया हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया ओमान। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में मोटा मोटा सा कम से कम एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन है और बहुत सारे लोग हमारी कंट्री के भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग चीज पता है कि अगर आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, फोर्थ जो हाईएस्ट लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है, सबसे ज्यादा अरबिक बोली जाती है, फिर पर्शियन बोली जाती है, और फिर इंग्लिश बोली जाती है, और फिर हिंदी बोली जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में आप लोग बात करें यहाँ पर, तो हिंदू की पॉपुलेशन जो है यहाँ पर वो 7.7% के करीब है। तो मुस्लिम कंट्री है, 75% पॉपुलेशन यहाँ पर मुस्लिम कंट्री है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली ऐसी कंट्री में इतने सारे लोग हमारे मुल्क यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में जो आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये न्यूज भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसी न्यूज से। बात की जा रही है IRDAI के बारे में। तो सबसे पहले तो जो हमने बोला IRDAI, तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, IRDAI तो इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री में एक कैसी है, यहाँ पर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। यानी कि हमारी कंट्री में ये जो इंश्योरेंस वाला फील्ड होता है, अगर आप लोग इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं उसके रिलेटेड जो भी कंपनी आती है, तो इनके इसमें पावर रहती है कि इन सब चीजों को टैकल करके चले। तो ये इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको अभी रिसेंटली ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है, यानी कि इसके द्वारा काफी कुछ यहाँ पर सपोर्ट किया गया रिन्यूएबल एनर्जी वाले एरिया को। यानी कि जो इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो हमारी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने का काम चल रहा है, उसमें इसके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है। खासकर जो कंपनीज हैं, जैसे कि आप लोग बात करें ना, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो ये जिस तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एक तरीके से एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में आती है, तो यानी कि फंड जो देने का भी प्रोवाइड कराने का भी काम करती है, ताकि प्रोजेक्ट सपोर्ट किए जा सके रिन्यूएबल एनर्जी वाले। तो काफी लार्ज स्केल पर जो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ी है उसमें इसका भी हाथ रहा, तो इसलिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड यहाँ पर इसको दिया गया। ये मिनी रत्ना की कैटेगरी में आती है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल और एनर्जी के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर कई बार बन जाए तो देखिए कई बार मैच करने के लिए भी चीजें आ जाती है, एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब बातें करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। ये यहाँ पर दीपावली कोई सेलिब्रेट नहीं की जा रही है, यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन ये थी, यहाँ पर एक साइड से यहाँ पर बम आ रहे हैं और 2 मिसाइल आ रही है और 2 साइड उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये माहौल कहां पर देखने को मिला, ये माहौल देखने को मिला ईरान बोल रहा हूं, ये माहौल देखने को मिला इजराइल और जेरूसलम के बीच में। और नाम क्या है इसका, नाम है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। किसका है अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये है इजराइल का। ये कैसा डिफेंस सिस्टम है, अगर मान लीजिए किसी ने कोई एक मिसाइल दागी इजराइल के ऊपर, ठीक है, तो यहां पर इजराइल की जो रडार है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, और रडार जो एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर जो कंट्रोल पैनल होता है उसको सिग्नल देगी कि भाई साहब दुश्मन की रडार आ रही है। तो इसके साथ में कनेक्ट रहेगा यहाँ पर मिसाइल लॉन्चर, तो जो मिसाइल लॉन्चर यूनिट होगी हवा में उसको डिस्ट्रॉय कर देगी।
तो यानी कि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बना रखा है पूरा इजराइल ने अपने चारों ओर, जिसको भेदना नामुमकिन है, जिसके चलते इजराइल के ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है तो हवा ही हवा में मैक्सिमम जो मिसाइल है वो मार गिरा दी जाएगी। तो ये ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइल यहां पर जो इजराइल की देखने को मिलती है कि लोगों की जान नहीं जाएगी, मैक्सिमम आप लोग यहां पर देख पाएंगे। ये फिलहाल जो है अगर बात करें इसके बारे में, जब यहां पर पैलेस्टीन की साइड से जो गाजा स्ट्रिप की साइड से अटैक किया गया तो उस टाइम पर यहां पर ये चीजों को बचा पाई। तो रडार जो है यहां पर ये एक तरीके से काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं पूरे सिस्टम को, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो यहां पर रडार जैसी सिग्नल देगा तो तुरंत उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये लोकल एरिया के ऊपर जाकर नहीं गिरेगी। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब ये तो हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, एक ऐसा ही बड़ा फेमस सिस्टम है यहां पर रशिया का, जिसको S-400 ट्रंप के नाम से जानते हैं आप लोग। तो ये एक तरीके से ऐसा सिस्टम है कि अगर ये धरती पर गिरने से पहले ये भी यही काम करेगा, इसलिए इसको एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। हवा ही हवा में चीजों को यहां पर कंट्रोल करेगा। तो इंडिया के पास इसका ऑल्टरनेटिव ये है। बाकी इंडिया के पास में पृथ्वी एयर डिफेंस और इसी के साथ में एडवांस एयर डिफेंस भी है। इसमें दो सिस्टम यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको डबल टायर्ड सिस्टम का भी नाम हम लोग देते हैं। जो ये S-400 सिस्टम है हम लोगों ने रशिया से खरीदा और यहाँ पर ये सरफेस टू एयर जो मिसाइल है वो लॉन्च की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का एक मच लार्जर इन एयर डिफेंस बबल, यानी कि ज्यादा लार्ज है यहाँ पर अगर कंपेयर आप लोग करते हैं दूसरे के साथ में, जो हमारी कंट्री का ये है। और इसी के साथ में यहाँ पर रॉकेट मिसाइल और क्रूज मिसाइल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि यूज की जाती है, यानी कि काफी लार्ज स्केल पर चीजों को बचाया जा सकता है। इजराइल एक छोटी सी कंट्री देखिए, वहां पर तो ये चीजें पॉसिबल है, लेकिन हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, एक हद तक तो चीजों को कम से कम रोका ही जा सकता है। हमारा खुद का मैंने बताया अभी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो है यहाँ पर ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, और दूसरा यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम 5000 किलोमीटर तक की रेंज यहाँ पर लगता है। इसी के साथ में अर्ली वार्निंग ट्रैकिंग रडार की बात की जाती है, कमांड एंड कंट्रोल, और ये मैन्युफैक्चर किया गया भारत डायनेमिक जो लिमिटेड है उसके द्वारा। यानी कि कल को अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करने के इस बारे में सोचे तो कम से कम जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो काफी हद तक हम भी अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल इसके चलते काफी हद तक हम अपने आप को हम भी सेव कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई आएगा कुछ भी कर चला जाएगा, तो हम भी अपने आप को काफी हद तक सेव कर पा रहे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर नेशनल न्यूज के बारे में। तो न्यूज क्या निकल कर आ रही है, अभी हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में, जिसमें से एक आर्टिकल है 311 जो आर्टिकल यहाँ पर अभी फिर से न्यूज में आ गया। अभी कुछ दिनों पहले भी ये न्यूज में था, आप लोग बोलोगे कुछ दिनों पहले क्यों न्यूज में था। कुछ दिनों पहले इसलिए न्यूज में था, आप लोगों को मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में एक जो टीचर थे उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था, और जो उनकी पोस्ट से उनको हटाया गया टीचर को, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि वो टीचर होते हुए वहां पर गलत तरीके से बच्चों को एक तरीके से एडवाइस करते और सिक्योरिटी के लिए उनको खतरा माना जा रहा था। तो आर्टिकल 311 का यूज किया गया था वहां पर भी। तो फिर से अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक पुलिस ऑफिसर को हटाया गया, मुंबई पुलिस कमिश्नर अंडर आर्टिकल जो 311 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली यूज किया गया है एक पर्टिकुलर ऑफिसर को हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है तो इसके चलते आखिर क्या क्या चीजें हैं, तो ये बोला गया कि बिना डिपार्टमेंट इंक्वायरी के यहाँ पर हटाया गया है। और ये किसके द्वारा हटाया गया है, ये मुंबई पुलिस जो कमिश्नर है उनके द्वारा हटाया गया आर्टिकल 311 का जो सेकंड यानी कि सेकंड का बी पार्ट यूज करके। पहला क्या बोलते हैं, आर्टिकल 311 जो पूरा आप लोग देखेंगे तो यहां पर बोला गया कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑल इंडिया सर्विस या फिर स्टेट सर्विस का उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता बाय सबऑर्डिनेट टू इट्स ओन अपॉइंटिंग, जो इसको अपॉइंटेड करता है, तो इसके द्वारा इसको हटाया नहीं जा सकता। पर लेकिन कोई भी जो सिविल सर्वेंट है, अगर आर्टिकल 311 में आप लोग बात करेंगे तो उसको बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर इंक्वायरी के तहत आप लोग यहां पर काम कर सकते हैं। नो सिविल सर्वेंट डिसमिस रिमूव और रिड्यूस इन रैंक, यहां पर बोला गया एक्सेप्ट, यानी कि यहां पर कुछ कंडीशन है जिसके चलते अगर कोई इंक्वायरी उसके खिलाफ की जाती है और उस इंक्वायरी में यहां पर उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है और वो चार्ज साबित हो जाता है, तो इसके चलते तब यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तब यहां पर ये उसको रीजनेबल पर अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि यहां पर आप लोग भी जाकर मतलब एक तरीके से सुनिए कि हमको हटा दिया गया तो हम लोग क्या करें, तो इसके चलते उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि हाँ आप लोग यहां पर अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखना, ये जो आर्टिकल है 311, इस आर्टिकल में जो ये अपॉर्चुनिटी दी गई है ये ओनली यहां पर जो नॉर्मल पब्लिक ऑफिसर को दी गई है, ना कि डिफेंस पर्सनल को। तो डिफेंस पर्सनल के लिए यहां पर ये अपॉर्चुनिटी यहां पर नहीं है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को सिक्योरिटी का खतरा पड़ जाता है काफी बड़ा। तो जो 3 गवर्नमेंट इंप्लॉई और 2 जो टीचर थे यहां पर भी हटाए गए, तो यहां पर आर्टिकल 311 का जो 2 है यहां पर उसका यूज कर हटाया गया, जो कि एक तरीके से सिक्योरिटी के लिए खतरा माने जा रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो डिसमिस का जो ऑप्शन यहां पर ये दिया गया है, अगर कोई पर्टिकुलर इंप्लॉय जो है
वो यहाँ पर हटा दिया गया है और वो उससे सेटिस्फाई नहीं है कि यहाँ पर गलत तरीके से मेरे साथ में गलत व्यवहार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पर अगर स्टेट का अंदर का है तो यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर जा सकता है, जिसको सेट बोलते हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉई है तो कहां पर जा सकता है, तो कैट के पास जा सकता है, जिसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं, और या फिर वो कोर्ट भी जा सकता है। तो यहां पर ये कंडीशन है जो कि इसके अंदर बोली गई है, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर दे रखी है। और ये सारी चीजें कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर बात करें यहां पर तो हमारे संविधान में जो यहां पर पार्ट 14 जब आप लोग देखेंगे यहां पर, तो इसमें यहां पर डील करता है सर्विस अंडर यूनियन और स्टेट। तो पार्ट 14 के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो इसके अंदर यहां पर क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रेगुलेट करती है रिक्रूटमेंट किसी का, कंडीशन जो सर्विस है पर्सनल की, ठीक है, तो वो सारी इनके द्वारा रेगुलेट की जाती है, स्टेट वाली स्टेट के अंदर, उसके द्वारा इसके अंदर। तो इसी के चलते यहाँ पर प्रोविजन भी रखे गए हैं कुछ ऐसे, पर लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई भी अंधाधुंध किसी को भी उठाकर कुछ भी कर देगा, जब तक गलती नहीं करोगे तब तक तो कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन अगर गलती की और आप लोग एक तरीके से पकड़े गए तो फिर कंडीशन खराब हो जाएगी। इसलिए अपनी सर्विस जो है हमेशा इंसान को, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से वो एपीजे अब्दुल कलाम सर वाला वही एक पर्टिकुलर कोटेशन मुझे याद आता है, डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, यानी कि अपनी ड्यूटी को कभी पोल्यूट मत करो। इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, हर एक को आप लोगों को सलाम ठोकना पड़ेगा कि हाँ आप लोगों को बचा ले, ये कर ले, वो कर ले। पर लेकिन अगर आप लोग अपनी ड्यूटी पर तकड़े रहोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आप लोग कुछ आकर बोलेगा। पर लेकिन ये आसान जितना कहना है करना उतना ही ज्यादा टफ है। पर हाँ, एक बार आदत बन गई तो फिर ये टफ भी आप लोग को आसान लगने लगेगा। तो हमेशा एक मेरी भी आप लोगों से एक गुजारिश रहती है, अगर मेरे से आप लोग पढ़े हैं थोड़ा सा भी अगर कभी जिंदगी में, तो जो भी इंसान पढ़ा है बस ये रिक्वेस्ट है कि जहां पर भी जिस भी पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठे वहां करप्शन मत कीजिएगा कभी भी। बस यही एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा चाहता हूं, ताकि कम से कम कुछ लोग ऐसे रहे, यार देखो बोलते हैं कि तालाब अगर गंदा है वहां पर सब कुछ गंदा ही बैठा हुआ है, ठीक है, कोई तो पर्सन है कि एक ऐसा भी जाए कि वहां पर उसको सही करे, कुछ तो ऐसे भी हो कि वहां पर चीजों को सुधारे। तो अपनी पोस्ट को जाकर हमेशा एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरीके से आप लोग को बिहेव करना है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को कंपेयर करके चलूंगा, जो इससे रिलेटेड जो सेंटर पे जो न्यूज है, जो बेसिकली सेंटर में जो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करके चलूंगा। बात क्या की जा रही है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं पहले। अभी यहां पर बात की जा रही है स्टेट के बारे में, और स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में अभी यहां पर जो मेंबर ऑफ जो एरिया, नॉर्मली लोकल एरिया के डेवलपमेंट की स्कीम होती है, जो कि एमएलए यानी कि एक तरीके से जो विधायक हैं, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इसको बोला जाता है, फिर फंड आप लोग बोल सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर फंड है वो यहाँ पर अभी कोविड-19 के लिए यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है, ठीक है। प्रपोज किया गया 3 करोड़ का जो ईच एमएलए को जो फंड दिया जाता है कोविड-19 के लिए, तो वो अभी यहाँ पर जो दवाई प्रोवाइड करानी है 18 से लेके जो 44 साल के बीच की जो एज के लोग हैं उनको, तो यहाँ पर ये फंड यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड स्कीम है यहाँ पर ये एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए, या फिर कोई भी डेवलपमेंट अगर करना है, जैसे कि एजुकेशन के लिए या फिर हेल्थ के लिए आप लोग, या फिर कोई लोकल एरिया में रोड बनाने के लिए, वहां पर ये पैसा आप लोग यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप लोगों को पता हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये स्कीम जो आती है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको आप लोग एमपी लेड के नाम से भी जानते हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है स्टेट के बारे में जो स्कीम है, ठीक है। तो जो एमएलए हैं वो एक तरीके से अगर बात करें कोई भी मनी जो है, एमएलए डू नॉट रिसीव एनी मनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर की जाएगी डायरेक्टली टू द रेस्पेक्टिव लोकल एरिया अथॉरिटी, यानी कि जो पैसा एमएलए को मिलता था उस पर्टिकुलर राज्य में, वो अब उस विधायक साहब को नहीं मिलेगा, वो लोकल एरिया में जो भी अथॉरिटी होगी उसके पास में जाएगा, और वो अथॉरिटी यहाँ पर दवाई के लिए इसको यूज करेगी। आप लोगों को ये बताना है, अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों के एरिया में, आप लोग मान लीजिए राजस्थान से आते हैं, तो कितने एमएलए हैं आप लोगों के राज्य के अंदर में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो उसमें कितने मेंबर हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानिएगा, समझिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसको जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसको जाकर देखिए क्या क्या चीजें हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और बताऊंगा। ये तो गाइडलाइन है यहाँ पर एमपी जो एमएलए लेड फंड के बारे में, ठीक है। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट है, कोई कितना पैसा देता है, कोई कितना देता है, पर लेकिन जो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है उसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहाँ पर, ये यानी कि एक तरीके से पूरा पैसा जो यहाँ पर सेंट्रल की कैटेगरी से आता है निकल कर, और ये स्टार्ट की गई थी 1993 में। उस टाइम पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है, पर लेकिन तब यहां पर ये लगा कि ये गांव के एरिया का डेवलपमेंट करेगी। पर लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ऐसे तो नहीं है, गांव वाले लोगों ने वोट दिए उसको, तो शहर वाले लोगों ने भी वोट दिए। तो फिर ये बोला गया कि इसके अंडर में सही नहीं है, इसको हटाया गया यहां से 1993 के बाद में 1994 में, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में डाल दिया। स्टार्टिंग में यहां पर 2.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे।
अब यहां पर बढ़ाकर ये 5 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में यूज कर पाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है यहां पर, ये एक नॉन लैप्सेबल फंड है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आप लोगों को हर महीने 10,000 रुपए दूंगा और इन 10,000 रुपयों को आप लोगों को ले जाकर अपने एरिया में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, किसी को किताब देनी है, किसी को मतलब कपड़े वगैरह भी देने हैं, फिर जो भी जूते वगैरह जो भी बच्चों को, उनको कम से कम एक सही लेवल पर लेकर आना है। अगर आप लोग इसमें से 5,000 रुपए यूज कर लिए और 5,000 रुपए बच गए, तो फिर अगले महीने जब 10,000 रुपए दूंगा तो इसमें ये 10,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। अब आप लोगों के पास में 15,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब 15 में से आप लोगों ने मान लीजिए यहां पर आप लोगों ने फिर से 5,000 रुपए यूज करे, फिर 10,000 रुपए रह गए, अगले महीने फिर 10,000 रुपए आएंगे तो आप लोगों के पास में 20,000 रुपए हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि लैप्स हो जाएंगे। लैप्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों को 10,000 रुपए दिए, आप लोगों ने 5 यूज करे और 5 आप लोगों के पास बच गए, इसका मतलब ये गए। अब अगली बार जब 10 मिलेंगे, ये 5 आप लोगों के पास में नहीं रहेंगे, ओनली 10 ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये कि एक महीने के अंदर अंदर 10 के 10 खर्च करने हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये नॉन लैप्सेबल और लैप्सेबल फंड में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। 2016 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया जो डेवलपमेंट स्कीम है वो इंप्लीमेंट की गई अलग अलग स्कीम में, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान में यूज किया गया, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो सुगम्य भारत अभियान उसके में यूज किया गया, इसी के साथ में वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज किया गया, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत भी यूज किया गया। तो कई सारी ऐसी चीजें जहां पर चीजों को यूज किया जाता है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यानी कि जो मेंबर ऑफ लोकल एरिया, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको ये पैसा इसीलिए दिया गया ताकि जहां से भी वो चुनकर आ रहे हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो जाकर वहां पर अपने एरिया में काम कर सके। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर वहां से वो आए हैं चुनकर तो वहां पर वो काम भी करें जाकर, इसीलिए ताकि वहां पर लोग ये कहें कि हाँ हमारे एरिया से चुनकर आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। लोकसभा का जो मेंबर अगर चुनकर आ रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो वो रिकमेंड कर सकता है काम करने के लिए अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां से चुनकर आ रहा है। पर लेकिन अगर बात करें जो इलेक्टेड मेंबर है राज्यसभा का, वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं यहां पर, वो राज्य के अंदर कहीं पर भी जहां पर उसको लगता है, जिस राज्य से वो चुनकर आ रहा है वहां पर ये काम कर सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर अगर कोई जा रहा है तो कंट्री के अंदर कहीं भी काम कर सकता है। तो इस तरीके से इनके एरिया डिवाइडेड रहते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, अगर कहीं वोटर की प्रॉपर वे में अवेलेबिलिटी नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन को प्रोवाइड कराना है, हेल्थ के बारे में कोई काम करना है, साफ सफाई के बारे में, कोई छोटी मोटी रोड बनाने के बारे में, तो ये सारा काम यहां पर एमपी लैड के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ताकि उनके एरिया में ये लग सके कि हाँ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने हमारे लिए काम किया है, हवा में काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर हेल्थ के बारे में जो बात की जा रही है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक जो प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में बात की जा रही है और इस रिस्पॉन्स तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कोविड-19 से रिलेटेड। यहां पर ये बात है यहां पर, तो लास्ट पेंडेमिक जो कंक्लूड हुआ तो उसके चलते यहां पर इसको चीजों को देखा जा रहा है कि हमारी कंट्री में क्या क्या कंडीशन बनी है इसकी वजह से। यानी कि जो पेंडेमिक अभी यहां पर ये आया है अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो बेसिकली उसके ऊपर फोकस देने की कोशिश की जा रही है कि क्या क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ा है। तो यहां पर ये एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल पैनल है, इसने ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर चीजें देखी है पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए। तो कई सारी चीजें इसके द्वारा बताई गई है कि कहां पर क्या क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो पुअर यानी कि जो गरीब है उनके पास में और ज्यादा दिक्कत हो गई है, ज्यादा चॉइसेस भी उनके पास में नहीं बची हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रही है। एक टाइम पर खाना खा रहे हैं तो एक टाइम पर भूखा रहकर भी काम करना पड़ रहा है। यहां पर बात करें अनविलिंगनेस टू टैकल इनइक्वालिटी, यानी कि कई बार क्यों आ रही है चीजें, इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि एक तरीके से गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि ये जो इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिली, तो ये इसका बहुत बड़ा रीजन जो है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसकी गलतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। अनकोऑर्डिनेटेड सिस्टम देखने को मिलेगा, जहां पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीजें वहां पर नहीं नजर आएगी। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी काम आज में करना चाहते हैं गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो चक्कर काटने पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। एक तरीके से कोई प्रॉब्लम आ गई वहां पर सिस्टम में, आप लोग काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। एक रोड है उसमें एक पाइप डाला गया कि पानी पहुंचाना है, रोड खोदकर चले गए जो वो पानी विभाग वाले। ठीक है, अब वो रोड को ढंगेंगे नहीं, वहां खड्डा पड़ा रहेगा, बोलेंगे कि हाँ रोड कंस्ट्रक्शन वाला आएगा, पीडब्ल्यूडी वाला, वो आकर ये काम करना जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इंस्टीट्यूशन फेल हो चुके हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, ना ही आज के डेट में ढंग से जो हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से अगर बोला जाए हेल्थ सिस्टम है उसमें जो चीजें हैं वो भी ढंग से नहीं चल रही हैं। ठीक है, साइंस भी ढंग से अपना काम नहीं कर पाई, जो साइंस के लीडर थे उन्होंने भी ढंग से नहीं बताया यार पेंडेमिक को कैसे टैकल करना है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें थ्रेट को ओवरलुक कर दिया गया, हमने
और डब्ल्यूएचओ ने भी ओवरलुक कर दिया थ्रेट को, यानी कि डब्ल्यूएचओ ने भी प्रॉपर अपनी जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नहीं निभाई। चाइना के द्वारा भी अपनी बातें नहीं बताई गई कि उसके अंदर कोरोना वायरस चल रहा है। तो यानी कि जो गलती है, गवर्नमेंट ने ढंग से गाइडलाइन नहीं बनाई, गाइडलाइन बनाने के बाद में गवर्नमेंट ने ढंग से खुद को इंप्लीमेंट करने की नहीं सोची, जनता ने लापरवाही बरती। तो हर एक लेवल पर हर एक इंसान गुनहगार है। जो जिनकी डेथ हो रही है उनकी डेथ नहीं हो रही है, उनका मर्डर हो रहा है। इनके जो लापरवाही बढ़ती गई है, ये ऐसा माहौल बनाया गया जिसकी वजह से चीज देखने को मिलेगी। लैक ऑफ अर्जेंसी, एक टाइम ऐसा था कि लॉकडाउन लगा दिया 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे देश में। अब जो है चीजें मजे में चल रही हैं, मतलब आराम आराम से न चीजें ढंग से इंप्लीमेंट की जा रही है, दिक्कतें देखने को मिल रही है। डीले, हेजिटेंसी और जो एक तरीके से डिनाइल, ये भी कई सारी चीजें हैं। कुछ लोगों ने दवाई लेने से मना कर दिया, कुछ तक दवाई पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है। कहीं सामान आ ही नहीं रहा है, वहां पर दवाई बन नहीं रही है, कहीं कुछ और, कहीं पानी मिला मिलाकर नमक का पानी दवाइयों में दिया जा रहा है। आप लोगों ने देखा ना, न्यूज थी कहां पर, महाराष्ट्र में 2 लाख के करीब डोज ऐसी पकड़ी गई और वो 2 महीने लगे हुए, 2 महीने से लोगों को नमक का पानी लगाने में लगे हुए थे। तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो देखने को मिलती है, ये कई बार सिस्टम के ऊपर से ट्रस्ट लोगों का वीक कर देती है और ये काफी खतरनाक हो जाता है। अगर लोगों ने एक बार ट्रस्ट गवा दिया सिस्टम में से, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा फिर से इसको समझने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। रिकमेंडेशन आ जाएगी, कई सारी दी गई है कि देखिए जो रिच हैं, जो अमीर आदमी है, जो अमीर कंट्री है, उनको हेल्प करनी चाहिए। रिच और जो एक तरीके से वेल वैक्सीनेटेड जो कंट्री है, उनको हेल्प करनी चाहिए कोवैक्स जो स्कीम के तहत, ताकि लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। बिलियंस ऑफ जो वैक्सीन है सितंबर में 2 बिलियन के करीब बात की जा रही है आगे 2022 में, तो आगे चीजें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। G7 कंट्री जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, 60% के करीब जो फंड है वैक्सीन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, यहां से और सपोर्ट आना चाहिए ताकि लोगों तक चीजें पहुंचाई सके। G20 कंट्री को भी कुछ चीजें आगे आकर काम करना चाहिए। डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने काम पर काम करना चाहिए। डब्ल्यूएचओ को तो यहां पर हेल्थ से रिलेटेड काम करना चाहिए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से काम करना चाहिए। जो है पेटेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करने की बात की जाती है, उसमें काम करना चाहिए ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को थोड़ा साइड में रखा जा सके। और यही बात साउथ अफ्रीका और इंडिया ने बोली, ताकि जो दवाई है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि दवाई जब बनेगी तभी लोगों तक पहुंचेगी, अगर बनेगी नहीं तो लोगों तक कैसे जाएगी। तो ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं, इसलिए इसके ऊपर फोकस हम लोगों को करना चाहिए। सजेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर पेंडेमिक को रोका जा सके। तो यानी कि अब कोरोना आप लोग देखने को मिल रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आगे कोरोना का टोरोना नहीं बनेगा और टोरोना का रोना नहीं बनेगा। ये चीजें भी आगे बन सकती है, तो अभी से ही कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि आगे भी कोई लापरवाही बरती तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए हेल्थ, जो यहां पर ग्लोबल हेल्थ थ्रेट काउंसिल की बात की जा रही है, इंटरनेशनल पेंडेमिक जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी की बात की जा रही है, उसी के साथ में डब्ल्यूएचओ को भी काफी ज्यादा जरूरत है यहां पर कि पास्ट में जो गलतियां की गई हैं वो गलतियां फिर से न दोहराए। अगर डब्ल्यूएचओ भी यहां पर नहीं सुधरा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बात करूंगा एग्रीकल्चर के बारे में, और ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है यहां पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में। सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर होता क्या है? हॉर्टिकल्चर बेसिकली एक शब्द है जिससे निकल कर आता है। वो शब्द अगर आप लोग समझ गए तो फिर आप लोग हॉर्टिकल्चर का मतलब समझ जाएंगे। एक लैटिन शब्द है जो कि हॉर्टिकल्चर से निकल कर आता है, और हॉर्टिकल्चर जो होता है इसका मतलब होता है गार्डन कल्चर, ठीक है। एक तरीके से अगर आप लोगों के पास में कोई बाग है, बगीचा है, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सब्जी लगा सकते हैं, फूल पत्तियां, ये फिर वो फ्रूट वगैरह की कुछ चीजें लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप उस पर्टिकुलर एरिया में उगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हॉर्टिकल्चर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, पेड़ पौधे, फूल, ये पत्तियां, सब्जी, ये सब चीजें इस तरीके से उगाई जाती हैं यानी गार्डन टाइप में एरिया में। तो ये यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब फूड का काम करता है, कंफर्ट का काम करता है, ब्यूटिफिकेशन का काम करता है। तो ये सारे काम हॉर्टिकल्चर के थ्रू यहाँ पर किए जाते हैं। तो इसी के साथ में एमएच मैरी गोवड़ा, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हमारी कंट्री में बोला जाता है। तो एक बेसिक न्यूज है, क्वेश्चन पूछ जाए तो फिर ये मत बोलना कहां से क्वेश्चन आ गया। तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम के अंदर भी। बात करें अगर यहां पर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर वेलफेयर है, एक तो उसके द्वारा यहां पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और इसके लिए 2250 करोड़ रुपए इनके द्वारा दिए गए 2021-22 के लिए। इसको मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का नाम दिया गया, यानी कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है। और ये कैसी स्कीम है? ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जब कोई बोलता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करेंगी इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर में। स्टेट भी पैसा देगा और सेंटर भी पैसा देगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं या फिर हिमालयन यानी कि पहाड़ वाले जो राज्य हैं, वहां पर 90% पैसा सेंटर देगा, 60% पैसा स्टेट से निकल कर आएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की कैटेगरी में आ गई है। और जो नॉर्मली इसको फॉर्म किया गया था 2014-15 में फॉर्म किया गया था।
आगे कैसे लेकर चलना है उसके बारे में, फ्रूट के लिए, वेजिटेबल के लिए, ये बेसिकली इन सब चीजों के लिए ये जो है स्कीम काम करती है। अभी मैंने बताया कि इस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये आती है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में और फार्मर वेलफेयर के। बागवानी मिशन या हॉर्टिकल्चर मिशन, इनकी बागवानी की बात की जा रही है। हॉर्टिकल्चर का मतलब ही बागवानी होते हैं, तो बाग में जो लगा वो चलेगा। अंडर ग्रीन रिवोल्यूशन चीजों को सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कृषिनोन्नति और जो कृषि उन्नति जो योजना है यहाँ पर कृषिनोन्नति, यानी कि एक तरीके से कृषि में कैसे, जो कृषि में कैसे उन्नति करनी है, कृषि को कैसे बढ़ाना है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस स्कीम के अंदर आप लोगों को और कई सारी स्कीम से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कल्चर मिशन है यहाँ पर फॉर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन, उनको भी सपोर्ट करके चला जाता है। अचीवमेंट कई सारे इसके, ऐसा नहीं है कि हवा में चीजें चल रही है, कई सारे अचीवमेंट देखने को मिलेंगे। 2019 और 20 में 19 और 20 में हॉर्टिकल्चर के द्वारा 320 मिलियन के करीब टन जो है यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यहाँ पर जो आप लोगों को इंक्रीज होती नजर आएंगी। इसी के साथ में काफी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है फार्मलैंड की। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। इसी के साथ में कंट्रीब्यूशन रहता है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ताकि गरीबी मिट सके, भुखमरी मिट सके, लोगों को जॉब मिले, व्यापार मिले, ठीक है, एक तरीके से जेंडर इक्वलिटी बनी रहे, क्योंकि ये सारे काम जो है यहाँ पर कई बार महिला करती है, आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। पर लेकिन कई सारे चैलेंज भी आते हैं निकल कर टाइम टू टाइम, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग जो होते हैं, मान लिया आप लोगों ने खेतों में फूल लगा लिए, ठीक है, अब फूल यहां पर तोड़ के ले जाने, तोड़कर इनको मार्केट तक पहुंचाना है, तो उस टाइम पर एक सप्लाई चेन अच्छी नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने खेतों में संतरे उगा लिए, संतरे आप लोगों ने उगा लिए, उनको मार्केट से लेकर जाना है, ठीक है, मार्केट में लेकर जाना है उनको खेतों से, तो कई सारे संतरे फूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ऐसी चीजें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है किसानों को, तो उनके मुद्दे के बारे में बात करनी काफी ज्यादा जरूरी है, पर लेकिन उनको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का डिस्कशन इतना ही। अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक मोटिवेशन कोटेशन देखी। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट थी हम लोगों ने यहाँ पर ये 6 शॉर्ट न्यूज थी, जो कि शॉर्ट न्यूज का डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की। कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर 3 और शॉर्ट न्यूज देखी, और लोकेशन जो आप लोगों को बताई है वो आप लोग जरूर याद रखें, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी हमने बातें समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर आयरन डोम जो इजराइल का सिस्टम है वो समझा, और इसका हमारी कंट्री का भी कोई इक्विवेलेंट सिस्टम है वो हम लोगों ने समझा। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल 311 के बारे में चीजें समझी, जो कि इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान के अंदर क्या क्या चीजें की जा रही है वो हम लोगों ने समझा, जो स्कीम की बात की जा रही है, ठीक है। हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, क्या क्या बातें उसके द्वारा बताई जा रही है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो हॉर्टिकल्चर के बारे में समझा, जो कि कृषि से रिलेटेड न्यूज थी, तो ये पता होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।